हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज़ आ रही है सबको मेरी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है सबको मेरी क्लियर? काइंडली मुझे चैट बॉक्स में लिखकर कंफर्म कर देना। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, लास्ट क्लास में मेरे ख़्याल में हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स कर रहे थे और आज जो है हमें इसी टॉपिक को मज़ीद आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, आज हम एक आईकिप का पास पेपर का क्वेश्चन करेंगे और ये पास पेपर का क्वेश्चन है आपका ऑटम 2011 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ऑटम 2011 क्वेश्चन नंबर 3। हमने पिछली क्लासेस में इस टॉपिक के कुछ सवालात की प्रैक्टिस करी थी। ठीक है, आज जो है वो मज़ीद सवालात हमें प्रैक्टिस करने हैं इसी टॉपिक के। मैं इनफैक्ट एक काम करता हूँ कि इसको एक्सेल में पेस्ट कर देता हूँ, ज़्यादा आसानी रहेगी। अच्छा जी, तो और पेस्ट कर कर ही हम लोग फ़ौरन ही क्लास को शुरू करते हैं। आप लोगों को एक मैसेज भी मैंने करा है कि ईद के फ़ौरन बाद जो है वो आप सबका एक टेस्ट होगा। ईद के फ़ौरन बाद आप सबका जो है वो टेस्ट होगा, तो होपफुली वो मैसेज आप लोगों को मिल गया है, मुझे एक्नॉलेज कर दो। जितने टॉपिक्स अभी तक हमने कवर करे हैं उनका 50 मार्क्स का एक टेस्ट होगा और वो होगा ईद के फ़ौरन बाद। तो आई होप कि वो मैसेज भी आप लोगों को मिल गया होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। जितने लोग न्यू पार्टिसिपेंट्स हो काइंडली मुझे कंफर्म कर दो कि भाई आवाज़ सबको क्लियर है। मैं स्टार्ट करने लगा हूँ और वजाहत कंफर्म कर देना आवाज़ क्लियर है या नहीं। और एक बार मैं ग्रुप पर बता दूँ और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, चलें जी, ये क्लब अकाउंट्स का सवाल है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो हम कर रहे थे। इस सवाल में लिखते हैं फॉलोइंग इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ सेहत क्लब फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2011। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2011। रिसिप्ट्स में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 15,000, सब्सक्रिप्शन से जो पैसे आए वो हैं, एंट्रेंस फीस है 63,000, डोनेशन है 38,000, इंटरेस्ट 16,000 रिसिप्ट साइड पर आ रहा है। इसका मतलब ये इंटरेस्ट इनकम है हमारी। ठीक है, रिसिप्ट्स ऑन डिस्पोजल ऑफ फर्नीचर 500। अच्छा, उसके बाद पेमेंट साइड पर हमारे पास सैलरीज है 63,500, रेंट है 34,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है 1500, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1000, जनरल चार्जेस 2500, पीरियोडिकल्स 500 और इन्वेस्टमेंट्स 2 लाख। अच्छा हया, तुम्हारी जो क्वेरी है उसके बारे में काइंडली एडमिन से पूछ लो, एडमिन तुम्हें बता सकेंगी। एडमिन से पूछ लो, एडमिन से आप कंफर्म कर लो। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस है 30,500, ये सारे हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है, यानी कि एक तरह से बैंक अकाउंट दिया हुआ है। जनरली रिसिप्ट साइड पर मेरी इनकम्स होंगी और पेमेंट साइड पर मेरे एक्सपेंसेस होंगे या किसी फिक्स एसेट्स वगैरह की परचेजेस की वैल्यूज़ होंगी। इसके बाद लिखा हुआ है द क्लब्स बैलेंस शीट एज ऑन 30 जून 2010 वाज एज फॉलोज। ठीक है, ऊपर जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ 30 जून 2011 का दिया हुआ है और ये अगर बैलेंस शीट 30 जून 2010 की है, यानी कि ये ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। जनरल फंड है, लाइबिलिटीज़ में रेंट है, सैलरीज है, एसेट साइड पर फर्नीचर है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, इन्वेस्टमेंट्स है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, इंटरेस्ट रिसीवेबल है और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है। Other details for the year ended 30 June 2011 are as follows. Number 1, furniture purchased on 1st July 2009 costing 4,000 was disposed of on 1st January 2011 at a scrap value of 500. जो फर्नीचर हमने पहली जुलाई को 4,000 में ख़रीदा था वो हमने पहली जनवरी 2011 को 500 में बेचा। On 1st July 2010, furniture having written down value of 6,000 was traded in with new furniture having fair value of 6,700. हमने एक फ़र्नीचर दिया जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 6,000 थी और दूसरा फ़र्नीचर लिया जिसकी वैल्यू 6,700 थी। Depreciation is charged on diminishing balance basis at 20% on furniture and 15% on sports equipment.
Sports equipment worth 12,000 were received at year end as donation. Following in amounts are receivable or outstanding as at 30 June 2011. Subscriptions receivable, entrance fees receivable, salaries outstanding, rent outstanding. Prepare an income and expenditure account of Sehat Club for the year ended 30 June 2011 and its balance sheet on that date. हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट ये दो चीज़ें बनानी है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सारे इनकम्स और एक्सपेंसेस आते हैं। फॉर्मेटिंग का थोड़ा कम ख्याल रखूँगा मैं, ताकि मैं कॉन्सेप्चुअली आप लोगों को सवाल समझा दूँ। तो हम लोग ये काम करते हैं, अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सबसे पहले टॉप पर हम सारी की सारी लिखते हैं अपनी इनकम्स। ठीक है। इनकम्स में से एक कोर इनकम जो होती है वो हमारी सब्सक्रिप्शन की इनकम होती है, सब्सक्रिप्शन इनकम। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन इनकम कैसे आएगी? देखो, ड्यूरिंग द ईयर जो रिसिप्ट है सब्सक्रिप्शन की, ड्यूरिंग द ईयर जो रिसिप्ट है सब्सक्रिप्शन की वो है 201,000, यानी कि इतने पैसे मैंने सब्सक्रिप्शंस के नाम पर रिसीव किए हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारे पास क्लोजिंग में सब्सक्रिप्शन का रिसीवेबल आ रहा है 8,000 का। सब्सक्रिप्शन का रिसीवेबल 8,000 का है। मैं सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाए बगैर आज की क्लास में ये सवाल सॉल्व करूँगा। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट हमने बहुत बार बनाया है। अगर ये रिसीवेबल है तो इसका मतलब ये है कि ये सब्सक्रिप्शन जो है वो मैंने इसकी सर्विस प्रोवाइड कर दी है और इतनी सब्सक्रिप्शन मुझे रिसीव करनी है, मेरा एसेट है। और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल्स का ओपनिंग भी आ रहा है 15,000, यानी कि पिछले साल मैंने कोई सब्सक्रिप्शन सर्विस प्रोवाइड कर दी थी और उसके 15,000 मुझे रिसीव करने थे। तो सब्सक्रिप्शन की इनकम अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो 2,00,000 और 1,000 जो इस बार रिसीव हुआ है, प्लस इसमें क्लोजिंग रिसीवेबल को ऐड कर देंगे क्योंकि वो सर्विस हमने प्रोवाइड कर दी और वो पैसे हमें रिसीव करने हैं, यानी कि 8,000 रुपये इसमें ऐड हो जाएंगे, माइनस जो ओपनिंग का रिसीवेबल है जो कि 15,000 है वो माइनस हो जाएगा, यानी कि ये 194,000 का सब्सक्रिप्शन का अमाउंट बन जाता है। अच्छा, फिर अगर हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट देखते हैं तो हमारे पास सब्सक्रिप्शन की हमने ट्रीटमेंट कर ली। अब एंट्रेंस फीस है। एंट्रेंस फीस भी क्या होगी? एक इनकम होगी। अच्छा, एंट्रेंस फीस का अमाउंट जो लिखा हुआ आ रहा है वो आ रहा है 63,000। इसके अलावा हमें देखना पड़ेगा कि इसमें और कौन सी एडजस्टमेंट हो सकती है। तो हम जाते हैं अपनी क्लोजिंग वैल्यूज़ पर। यहाँ पर एंट्रेंस फीस का रिसीवेबल आ रहा है 3,000 का। अगेन मैंने सर्विस प्रोवाइड कर दी होगी और मुझे ये अमाउंट रिसीव करना होगा, तो ये 3,000 जो है वो ऐड हो जाएगा। और कोई ओपनिंग में हमारे पास एंट्रेंस फीस से रेलेवेंट कोई चीज़ नहीं आ रही, तो एंट्रेंस फीस के लिए हमारे पास 63,000 प्लस 3,000 यानी कि 66,000 होगा। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास डोनेशंस 38,000 की। डोनेशंस आई हैं हमारे पास। अच्छा, डोनेशंस यहाँ पर 38,000 रुपीज़ लिखी हुई हैं और साथ में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन 4 में लिखा हुआ है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वर्थ 12,000 वाज रिसीव्ड एट ईयर एंड एज डोनेशन। ठीक है। और अगर इसकी एंट्री पास नहीं हुई है तो डोनेशंस 12,000 से मुझे यहाँ इस वजह से भी बढ़ानी पड़ेंगी, तो ये हो गया 50,000। इसके बाद हम आते हैं इंटरेस्ट पर। इंटरेस्ट रिसिप्ट साइड पर 16,000 आ रहा है, यानी कि मैंने कहीं पर इन्वेस्टमेंट्स करी हुई होंगी और उन इन्वेस्टमेंट्स की वजह से मुझे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा होगा। ठीक है। 16,000 रुपये का इंटरेस्ट जो है वो रिसिप्ट साइड पर मुझे नज़र आ रहा है, यानी कि 16,000 रुपये मैंने इंटरेस्ट के नाम पर रिसीव किए हैं। क्या इसका कोई क्लोजिंग है? नहीं, इसका कोई क्लोजिंग नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ओपनिंग जो बैलेंसेस दिए हुए हैं ना उसमें मेरे पास इंटरेस्ट रिसीवेबल 11,000 आ रहा था, यानी कि पिछले साल का इंटरेस्ट जो है वो रिसीवेबल था ओपनिंग में। तो ये जो 16,000 मिले इसमें से 11,000 तो पिछले साल के मिले, तो ये मैंने माइनस कर दिए। 5,000 रुपये इंटरेस्ट के अमाउंट के आ गए। सही है ना? अच्छा, अब ऐसा हो सकता है कि हमने कोई डिस्पोजल किया हो, उस पर गेन या लॉस हो। रिसिप्ट ऑन डिस्पोजल ऑफ फर्नीचर आ रहा है 500 रुपये। ठीक है। अब हमें फर्नीचर से रेलेवेंट थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी।
फर्नीचर के अकाउंट का 30 जून 2010 का ओपनिंग बैलेंस जो है वो 40,000 रुपये दिया हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना फर्नीचर का ज़रा अकाउंट बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं बनाता हूँ अपना फर्नीचर का अकाउंट। ठीक है, ये एक रफ वर्किंग कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी, फर्नीचर का अकाउंट बनेगा। फर्नीचर, इस फर्नीचर के अकाउंट का जो ब्रॉड डाउन है वो 40,000 है। अच्छा, फर्नीचर का अकाउंट मैं बनाता हूँ नेट बुक वैल्यू पर। नेट बुक वैल्यू पर फर्नीचर का अकाउंट बनाता हूँ। तो 40,000 रुपये जो है वो मेरा ब्रॉड डाउन है। इसके बाद मैं देखता हूँ कि अदर इन्फॉर्मेशन में और क्या चीज़ें हैं। फर्नीचर परचेज्ड ऑन 1 July 2009 costing 4,000 was disposed of on 1 January 2011 एट अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 500, और यही 500 मुझे यहाँ पर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में मेरे ख्याल में नज़र आ रहे हैं 5। अब ये जो फर्नीचर हमने बेचा है, ये जो फर्नीचर हमने बेचा है, जो हमारे पास लिखा हुआ है, ये हमने 4,000 रुपये का ख़रीदा था। ठीक है, और ये ख़रीदा था हमने 1 जुलाई 2009 को। तो पहली बार मेरा जो अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ होगा वो हुआ होगा 30 जून 2010 वाले दिन। अच्छा, सवाल के पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस बेसिस एट 20%। तो इसका मतलब ये हो गया कि 30 जून 2010 तक इसकी जो एक्यूमुलेटेड या इसकी जो डेप्रिसिएशन होगी वो होगी इसी का 20%, यानी कि 800 रुपये। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने बेचा इसको 30 जून 2010 वाले दिन नहीं है, बल्कि मैंने 1 जनवरी 2011 वाले दिन बेचा है, यानी कि इसको मैंने मज़ीद 6 महीने इस्तेमाल किया। तो मज़ीद 6 महीने की डेप्रिसिएशन यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होगी? 4,000 की कॉस्ट है, माइनस पिछले साल की डेप्रिसिएशन हटा दो ताकि आ जाए नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू का आप ले लो 20%। नेट बुक वैल्यू का आप ले लो 20%। नेट बुक वैल्यू का जब 20% लोगे तो हमारे पास आ जाएगी डेप्रिसिएशन फॉर 1 कंप्लीट ईयर। ठीक है, जब आप नेट बुक वैल्यू का 20% लोगे तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी फॉर 1 कंप्लीट ईयर। बट क्योंकि आपने इसको 6 महीने बाद बेच दिया है तो आप इसको 6/12 से मज़ीद मल्टीप्लाई करो ताकि 6 महीने की डेप्रिसिएशन आपके पास आ जाए, और 6 महीने की डेप्रिसिएशन है 320। यानी कि जब मैंने ये फर्नीचर बेचा तो इसकी जो नेट बुक वैल्यू थी वो थी 4,000 माइनस 800 माइनस 320, यानी कि 2880 में बेचा था। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ डिस्पोजल 2880। ठीक है, जो हमने फर्नीचर बेचा है, जो हमने फर्नीचर डिस्पोज ऑफ किया है, वो फर्नीचर डिस्पोज ऑफ हमने किया है उसकी जो नेट बुक वैल्यू बन रही है वो 2880 बन रही है। अच्छा, इसके अलावा कोई और फर्नीचर बेचा? पॉइंट नंबर 2 में लिखता है ऑन 1 जुलाई 2010, यानी कि साल के बिल्कुल शुरू में, फर्नीचर हैविंग रिटन डाउन वैल्यू ऑफ 6,000 was traded in with न्यू फर्नीचर हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 6,700। मैंने 1 जुलाई 2010 को एक 6,000 रुपये वाला फ़र्नीचर दिया और उसके बदले मुझे 6,700 रुपये वाला फ़र्नीचर मिला। 6,000 रुपये वाला जो फ़र्नीचर दिया, ये 6,000 फ़र्नीचर की रिटन डाउन वैल्यू थी, यानी कि ये एक और डिस्पोजल है मेरे लिए 6,000 का। ठीक है, और यहाँ पर एडिशन हुआ होगा 6,000 और 700 का। इसका मतलब जो फर्नीचर जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 6,000 थी, वो फर्नीचर मैंने 6,000 और 700 रुपये में बेचा, या 6,000 वाली चीज़ दी, 6,000 की WDV वाली चीज़ दी और 6,700 वाली चीज़ मुझे मिली, यानी कि मुझे 700 रुपये का गेन हुआ। अच्छा, इसके अलावा फर्नीचर से रेलिवेंट और कोई बात हमें नज़र नहीं आती है। ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, एडिशंस लिख दी हैं, डिस्पोजल्स लिख दी हैं। क्योंकि मैं फ़र्नीचर का अकाउंट बना रहा हूँ एट नेट बुक वैल्यू, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी आनी चाहिए। यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी आनी चाहिए, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। सर, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैसे कैलकुलेट होगी? आइए देखते हैं। देखो, 40,000 रुपये मेरा ब्रॉड डाउन है, और ये है उन ब्रॉड डाउन्स की नेट बुक वैल्यू। 40,000 मेरा ब्रॉड डाउन है, और ये ब्रॉड डाउन जो है ना, ये फर्नीचर की नेट बुक वैल्यू है। अच्छा, इसमें ये वाला एसेट शामिल है, ये वाला एसेट शामिल है जो मैंने जो है वो बेच दिया। ठीक है,
और एक और डिस्पोजल भी किया था 6,000 वाला 1 जुलाई को, वो भी इसमें शामिल है, और एडिशन इसमें शामिल नहीं है। अब करेंगे कुछ इस तरह से कि देखो 40,000 जो है, 40,000 उसमें से आपने जो फर्नीचर ड्यूरिंग द ईयर 1 जनवरी वाले दिन बेच दिया, जो फर्नीचर आपने 1 जनवरी वाले दिन बेच दिया, उसकी वैल्यू को हटा दो। क्यों हटा दो? क्योंकि उस पर हमें 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगानी है, पूरे साल की तो लगानी नहीं है। अच्छा, तो उसकी नेटबुक वैल्यू को कैसे हटाएंगे सर? उसकी नेटबुक वैल्यू होगी कितनी, पहले ये बता देता हूँ। जो फर्नीचर आपने बेचा है उसकी कॉस्ट थी 4,000 और पिछले सालों की डेप्रिसिएशन थी 800, यानी कि उसकी नेटबुक वैल्यू 3200 बनती है। तो 40,000 में से एक तो आप 3200 हटा दो। 3200 इसलिए हटा रहे हो क्योंकि इस पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन अप्लाई नहीं होगी, पूरे साल की डेप्रिसिएशन अप्लाई नहीं होगी, 6 महीने की डेप्रिसिएशन अप्लाई होगी, तो उसकी वर्किंग हम अलग से कर लेंगे। इसके अलावा आपने 6,000 वाला जो फर्नीचर बेचा है वो 1 जुलाई को ही बेच दिया है, तो उस पर तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी, ठीक है, तो उसको भी हटा दो। इसके अलावा जो आपने एडिशंस करे हैं उस पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी। रीज़न बीइंग कि आपने एडिशन जो किया है वो 1 जुलाई 2010 वाले दिन ही किया है, 1 जुलाई 2010 वाले दिन ही किया है, यानी कि पूरे साल वो एसेट चला। तो 40,000 में से 3200 हटाया, 40,000 में से 6,000 हटाया, जो चीज़ें बेच दी उनकी नेटबुक वैल्यू हटा दी, और 40,000 में मैंने 6,700 ऐड किया। अब ये जो अमाउंट आता है इस पे लगेगी पूरे साल की डेप्रिसिएशन, प्लस जो एसेट आपने ड्यूरिंग द ईयर 6 महीने बाद बेचा था उसकी 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी, जो कि 320 रुपये हमने यहाँ पर वर्कआउट करी थी। 320 रुपये की अगर मैं दोबारा वर्किंग बताऊँ तो 40,000 माइनस 800 ओपनिंग रेट, ओपनिंग WDV आती, उसका 20% यानी कि 3200 का 20% मल्टीप्लाइड बाई 6/12। ये वर्किंग आप लोग अगर देख लेंगे तो थोड़ा सा रिवाइंड कर तो आप लोगों को बात समझ में आ जाएगी। तो इसकी डेप्रिसिएशन 320, तो ये बन जाता है 7820 मेरे ख्याल में, 7820, ठीक है ना। 7820 हम यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा कैरेट डाउन, तो इन दोनों को ऐड किया 46,700 बनता। 46,700 में से एक, दो और तीन, तीन चीज़ें हमने माइनस कर दी, 30,000 मेरा कैरेट डाउन बनता। हम एक काम करते हैं, कोई अगर हमने गलती ना की हो इसलिए हम आईकेप के आंसर से भी एक बार इसको टैली कर लेते हैं, ठीक है, कि हमारा अकाउंट भी ऐसा ही बना है, बिल्कुल हमारा अकाउंट भी बिल्कुल ऐसा ही बना है। फर्नीचर का ये आपका अकाउंट है, फर्नीचर का अकाउंट जो है ये आईकेप का सोल्यूशन है। 40,000 में एडिशंस को ऐड किया, डिस्पोजल्स को हटाया और डिप्रिसिएशन की कैलकुलेशंस करी, तो हमने अपना फर्नीचर का अकाउंट मुकम्मल कर लिया है, हमने अपना फर्नीचर का अकाउंट बना लिया है। फर्नीचर का अकाउंट बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन हमने यूज़ करी हैं वो बुलेट नंबर 1 है, बुलेट नंबर 2 है और बुलेट नंबर 3 है। यहाँ तक अगर आपको कोई कन्फ्यूजन तो आप काइंडली मुझे बताएं। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली आप बताएं, कन्फ्यूजन नहीं है तो भी चैट बॉक्स में लिखकर बताएं कि सर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। ये हमने फर्नीचर का नेट बुक वैल्यू का अकाउंट बनाया है। फर्नीचर के नेट बुक वैल्यू वाले अकाउंट में हम लोग डिप्रिसिएशन भी लिखते हैं, हम लोग डिस्पोजल लिखते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू पर, हम लोग एडिशन लिखते हैं कॉस्ट पर, ब्रॉड डाउन आता है, कैरी डाउन आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। और ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? ये डेप्रिसिएशन मेरे एक्सपेंसेस में जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, क्या कोई गेन ऑन डिस्पोजल है? यस। पॉइंट नंबर 2 को अगर हम रीड करें तो पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि तुम्हारे बुक्स में एक रिटर्न डाउन वैल्यू पर 6,000 की फर्नीचर की चीज़ आ रही थी, वो तुमने ट्रेड इन करी, यानी कि वो दी किसी को और उसने तुम्हें एक नया फर्नीचर दिया जिसकी वैल्यू 6,700 है। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे 6,000 की चीज़ देकर 6,700 वाली चीज़ मिली है, यानी कि 700 का मुझे गेन हुआ है, 700 का गेन ऑन डिस्पोजल है। जो चीज़ मैंने 6,000 वाली दी और मुझे 6,700 वाली चीज़ मिल गई, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मुझे 700 का गेन हुआ। तो हम इनकम्स पर जाते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं गेन ऑन डिस्पोजल, और ये है हमारा 700, ठीक है। अच्छा, एक और फर्नीचर हमने बेचा था, एक और फर्नीचर हमने बेचा था जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू बन रही है 2880, लेकिन ये हमने बेचा कितने में? ये हमने बेचा है 500 में, तो इस पे तो मुझे सिग्निफिकेंट लॉस हुआ।
तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरी इनकम्स का जो टोटल है ना, मेरी इनकम्स का जो टोटल है वो 315700 आ रहा होगा। हम आईकेप के आंसर से ज़रा इसको टैली भी करते हैं, ठीक है ना। देखो हमारे पास भी यही इनकम्स आ रही है 194, 66, 55 और 7। 194, 66, 55 और 7 यानी कि 315700 हमारी इनकम्स आ रही हैं। इन सारी इनकम्स की वर्किंग मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी कर ली। इनकम्स में से अब हम माइनस करेंगे अपने सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स, और एक्सपेंडिचर्स की अगेन मुझे लिस्ट बनानी होगी। उसमें से एक एक्सपेंस तो मेरा ये डेप्रिसिएशन है 7820, ठीक है, ये लिख देता हूँ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है 7820। उसके बाद एक लॉस ऑन डिस्पोजल है, लॉस ऑन डिस्पोजल। लॉस ऑन डिस्पोजल कैसा है, लॉस ऑन डिस्पोजल ऐसा है कि 2880 वाली चीज़, 2880 वाली चीज़ मैंने 500 में बेची, लिहाजा मुझे लॉस हुआ, और वो लॉस है 2880 माइनस 500 यानी कि 2380 का लॉस। इसके अलावा हम अब पेमेंट साइड देखेंगे। हमारे पास सैलरीज आ सकती हैं, ठीक है ना। सैलरीज जो है वो 63,500 की पे हुई हैं। सैलरी 63,500 की पे हुई हैं, 63,500। इसके अलावा हमारे पास सैलरीज आउटस्टैंडिंग 4,000 हैं। साल के एंड वाले दिन 4,000 रुपये की सैलरीज पेंडिंग थी जो मुझे पे करनी थी, तो वो 4,000 ऐड हो जाएगा। इसके अलावा मेरे पास जो बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट में क्या मेरे पास ओपनिंग कोई सैलरीज का अमाउंट आ रहा है? नहीं, ओपनिंग आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 17,500। 17,500 की लाइबिलिटी ओपनिंग है, तो ओपनिंग लाइबिलिटी क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे 17,000 और 500, तो ये आ गया हमारे पास 50,000। इसके बाद अगले एक्सपेंस पे चलते हैं, रेंट। रेंट जो है वो हमने पे कितना किया है, रेंट हमने पे किया है 34,000। 34,000 रुपीज़ का रेंट हमने पे किया, ठीक है। अच्छा, क्या रेंट का कोई क्लोजिंग पेएबल है? हाँ, रेंट आउटस्टैंडिंग है 2,000। 2,000 का आउटस्टैंडिंग जो क्लोजिंग में आ रहा है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज वो हमने पे नहीं किया। अच्छा, ओपनिंग पेएबल 11,000 आ रहा है, वो हट जाएगा बिकॉज पिछले साल का वो आपका पेएबल है, तो माइनस कर देंगे इसमें से 11,000, ये बन जाएगा 25,000। इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी 1,000 रुपये जो है उसकी पेमेंट हुई है। इस 1,000 की पेमेंट के अलावा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कोई पेएबल रिसीवेबल ओपनिंग क्लोजिंग में मुझे नज़र नहीं आता, तो 1,000 रुपये ही हो जाएगा। इसके बाद अलावा जनरल एक्सपेंसेस हैं, जनरल चार्जेस। अच्छा, जनरल चार्जेस जो है वो 2,500 रुपये के पे हुए। अच्छा, जनरल चार्जेस जो है 2,500 रुपये के यहाँ पर पेमेंट हुई है, यानी कि ये एक्सपेंस है। जनरल चार्जेस का कोई ओपनिंग पेएबल रिसीवेबल क्लोजिंग रिसीवेबल पेएबल नज़र नहीं आता, तो यही मेरा एक्सपेंस फॉर द ईयर होगा। अच्छा, फिर पीरियोडिकल्स हैं। पीरियोडिकल्स पीरियोडिकल्स की पेमेंट हुई है 500। पीरियोडिकल्स का भी कोई ओपनिंग क्लोजिंग पेएबल रिसीवेबल कुछ इस तरह की कहानी नज़र नहीं आ रही, ठीक है ना, तो यही 500 रुपये हो गए। अच्छा, इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स हैं 2 लाख। अब इन्वेस्टमेंट मेरा एक्सपेंडिचर नहीं है, इन्वेस्टमेंट मैंने कहीं करी होगी, तो डबल एंट्री पास हुई होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट मेरा एक नॉन करंट एसेट या करंट एसेट डिपेंडिंग के कितने शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो मेरा एसेट होगा। क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। इसके अलावा एक नज़र ज़रा बैलेंस शीट पे भी घुमा लेते हैं। बैलेंस शीट में हमारे पास जनरल फंड्स हैं, एक्यूमुलेटेड फंड्स हैं, ओपनिंग लाइबिलिटीज़ हैं, रेंट की सैलरीज़ की एडजस्ट करी हमने, फर्नीचर की अकाउंटिंग कर ली, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बारे में कुछ नहीं किया। इन्वेस्टमेंट, उससे तो इनकम आती है, एसेट है हमारा। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का कर लिया, इंटरेस्ट रिसीवेबल को अकाउंट फॉर करा। बैंक बैलेंस जो आ रहा है ओपनिंग 15,000, वो बिल्कुल यहाँ पर दिया हुआ है, और ये ओपनिंग 15,000 जो है बैंक बैलेंस, ये इस ओपनिंग बैलेंस से भी रिसिप्ट से पेमेंट्स के अकाउंट से मैच कर रहा है, यानी कि हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का अभी कुछ नहीं किया।
इसके अलावा हमने बुलेट नंबर 1 जो है उसको अकाउंट फॉर कर लिया। बुलेट नंबर 1 में फ़र्नीचर से रिलेवेंट बातें थीं, बुलेट नंबर 2 में फ़र्नीचर से रिलेवेंट बातें थीं। 3 में depreciation is charged on diminishing balance basis at 20% on furniture and 15% on sports equipment. 4 में sports equipment worth 12,000 were received at year end as donation और 5 में following amounts are receivable outstanding as a T-Zoom। इन अमाउंट्स को अकाउंट फॉर कर लिया। अच्छा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में 12,000 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है वो साल के बिल्कुल आखिरी दिन रिसीव हुआ, तो उस पर डिप्रिसिएशन नहीं लगेगी क्योंकि मैं डिप्रिसिएशन के लिए जो है वो पर मंथ पॉलिसी पर जा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3 में ये लिखा हुआ है कि 15% डिप्रिसिएशन होती है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर। तो जो मेरे पास ओपनिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में आ रही हैं चीज़ें, ये जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग आ रही है नेट 20,000 रुपये, इस पर तो डिप्रिसिएशन लाजमी लगनी चाहिए 15% के हिसाब से। तो डिप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और वो हो जाएगी हमारी 20,000 इंटू 15%। और 20,000 इंटू 15% कितना बनता है भाई? 20,000 इंटू 15%, 20,000 इंटू 15% हमारा बन जाता है 3,000। ठीक है, 3,000 बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सारे एक्सपेंसेस को, अपने सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हैं। सारे एक्सपेंसेस को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं 92200। ज़रा इसको हम टैली भी कर लें आई के आंसर से। अच्छा, आई के में नेट आंसर दिया हुआ है तो चलो हम नेट निकाल देते हैं, इंडिविजुअली देख लेते हैं। 50,000, 25,000, 1,500, 50,000, 25,000, 50,000 का अमाउंट आ रहा है, 25,000 का अमाउंट आ रहा है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1,500 थे। अच्छा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हम भूल गए थे, मैं लिख लेता हूँ, एक काम करता हूँ। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए कुछ भी नहीं है मसला, पेमेंट में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लिखे हुए आ रहे हैं। 1,500 के मिस हो गए थे हमसे, वो 1,500 एज इट इज़ लिख लेते हैं। ये इसके अलावा 1,000 है, 2,500 है, 500 है। ठीक है, 1,000 है, 2,500 है, 500 है। अच्छा जी, इसके अलावा 7,820 डिप्रिसिएशन 3,023.80, 7,820 23.80, 7,820 भी हो गया, 23.80 भी हो गया। डिप्रिसिएशन और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 3,000, डिप्रिसिएशन और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 3,000। तो चलें जी, अब हम टोटल करते हैं अपने एक्सपेंसेस का और अब हम अपनी इनकम्स में से एक्सपेंसेस को हटाते हैं। तो 222,000, 222,000 जो कि हमारा मैच कर रहा है। ये 222,000 क्या है? ये 222,000 है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर्स। ठीक है भाई, ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया। अच्छा जी, अब आप इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को ज़रा कॉपी करें। मैं आपको कॉपी करने के लिए दे रहा हूँ 4 से 5 मिनट। कोई सवाल है तो काइंडली चैट बॉक्स में एक बार लिख दें कि सर XYZ मेरा सवाल है, और अगर कोई सवाल नहीं है तो भी आप मेंशन कर दें कि मेरा कोई सवाल नहीं है। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को कॉपी करें। मैं आप लोगों को 3 से 4 मिनट देता हूँ।
अच्छा भाई, हो गया ये कॉपी, कोई मसला? मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग स्क्रीन जो है उसकी भी एक पिक्चर ले लो, स्क्रीन की भी एक पिक्चर ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीन की भी एक पिक्चर ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि ये चीज़ आप लोगों के सामने हो। स्क्रीन की एक पिक्चर ले लो, स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, स्क्रीन की पिक्चर ले ली, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो जी, ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया। ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो तैयार है। और अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाद जो है वो अपनी बैलेंस शीट पर जाते हैं, क्योंकि दूसरी जो रिक्वायरमेंट थी वो थी हमारी बैलेंस शीट बनाने की। सही है ना? अच्छा, बैलेंस शीट बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ कि चलो बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट इतनी मुश्किल नहीं होगी। हमारे पास एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर्स आ रहा है 22200 का। अच्छा, सवाल में बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट यूज़ हुआ है, ओपनिंग, तो हम इसी फॉर्मेट में बना लेते हैं। इसी फॉर्मेट में बना लेते हैं हमारी बैलेंस शीट। एक जगह पर सारे एसेट्स लिखते हैं, दूसरी जगह पर हम अपने फंड्स एंड लायबिलिटीज़ मेंशन कर देते हैं। और हम अपनी स्क्रीन को ज़रा क्लियर करते हैं। आप लोग होपफुली स्क्रीनशॉट ले लो पूरे सवाल का, ताकि आप लोगों के पास सवाल भी हो। मैंने स्क्रॉल डाउन भी कर दिया है, आप लोग रिवाइंड कर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं इस एरिया को ज़रा क्लियर करता हूँ। अच्छा जी, तो अब जो है वो हमें बनानी है अपनी बैलेंस शीट। ठीक है, सबसे पहले हम अपने सारे एसेट्स लिख देते हैं। एसेट्स में हमारे पास फर्नीचर है। फर्नीचर का हमने टी अकाउंट बनाया था। फर्नीचर के टी अकाउंट में जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था, फर्नीचर का टी अकाउंट में मैं मिटा चुका हूँ, तो यहाँ से देख लेते हैं 30,000 रुपये। इसके बाद हमारे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है 20,000 है। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर 12,000 की स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आई, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की ड्यूरिंग द ईयर 3,000 की डिप्रिसिएशन हुई। तो 20,000 प्लस 12,000 माइनस 3,000, ये 29,000 हो गया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बाद इन्वेस्टमेंट है। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट में हमारे पास 1,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट आ रही थी ओपनिंग, और ड्यूरिंग द ईयर मैंने मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स करी हैं 2,00,000 रुपए की। तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट्स टोटल हो गई वो 1,00,000 प्लस 2,00,000 3,00,000 हो गई। ठीक है भाई। इन्वेस्टमेंट्स के बाद मेरे पास सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है और एंट्रेंस फीस रिसीवेबल है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, एंट्रेंस फ़ी रिसीवेबल। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है हमारा 8,000, एंट्रेंस फ़ी रिसीवेबल है 3,000। तो 8,000 एक अमाउंट हो गया, 3,000 एक अमाउंट हो गया। इसके बाद मेरे बैंक का बैलेंस है। बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है 30,000 और 500 रुपये। बैंक बैलेंस 30,000 और 500 रुपये, ये आ गया। ठीक है, और कोई एसेट मुझे नज़र नहीं आता, लिहाजा मैं एक काम करता हूँ कि मैं देख लेता हूँ कि और कोई एसेट्स हैं या नहीं। फर्नीचर 30,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 29,000। ठीक है, 30,000 और 29,000 दोनों लिख ली है। उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट्स 3,00,000, फिर 8,000, 3,000 और 30,500। 8,000, 3,000, 30,500, यानी कि हमारे टोटल एसेट्स आ गए 4,00,500। ठीक है, 4,00,500 ये हमारे टोटल एसेट्स आ गए। अच्छा, फॉर्मेटिंग का इतना ज़्यादा मैंने ख्याल नहीं रखा है सवाल में। जो रीसेंट पास पेपर्स है वो जब हम क्लास में करेंगे तो उसमें हम ज़रा फॉर्मेटिंग का ख्याल रखेंगे। ये मेरे टोटल एसेट्स हैं। ठीक है, ये टोटल एसेट्स हो गए। अब हमारे पास जो है वो लाइबिलिटीज़ एंड जनरल फ़ंड वगैरह जो होगा, उसमें हम सबसे पहले लाइबिलिटीज़ लिख देते हैं। लाइबिलिटीज़ एंड जनरल फ़ंड, जो फॉर्मेट सवाल में यूज़ किया गया है वो यूज़ कर रहा हूँ। सिर्फ हम लोग कॉन्सेप्चुअली अभी सवाल समझ रहे हैं, फॉर्मेटिंग का थोड़ा बाद में ख्याल रखेंगे। सैलरीज़ 4,000,
सैलरीज हैं 4000 की, जो हमारी आउटस्टैंडिंग है। रेंट आउटस्टैंडिंग है 2000। अच्छा जी, इसके अलावा क्या कोई हमारे पास और लाइबिलिटी है? नहीं, हमारे पास दो ही लाइबिलिटीज़ थी। और इसके अलावा हमारे पास जो जनरल फंड है, उसका जो ओपनिंग था, ओपनिंग सवाल में हमारे पास दिया हुआ था 172500 ड्यूरिंग द ईयर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर्स जो है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर्स जो है वो 2,22,000। ये टोटल हमारा बन गया 394,500। और फिर हम इन सबको ऐड करते हैं तो ये भी 4,00,500 पर बैलेंस हो रहा। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास है टोटल ऑफ लायबिलिटीज़ एंड फंड। जनाब, इसमें कोई मसला है इस सवाल में आप लोगों को तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इस सवाल में अगर किसी को कोई मसला है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। या हमने एक आईकैप का पूरा सवाल जो है वो सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमारे पास जो है वो छोटा सा सवाल था, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। इसमें हमें एक बैलेंस शीट बनानी थी एक अदद, और एक हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना था। एसेट्स की थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स थी। तो ये हमारा एक सवाल कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, एक सवाल कंप्लीट हुआ। आई होप कि इस सवाल में किसी को कोई भी इशू नहीं होगा। हम अपना अगला सवाल जो है वो करना अब स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को मैं 1 मिनट देता हूँ ताकि आप लोग जो है वो इसकी पिक्चर ले लो। फिर मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो उसकी भी आप पिक्चर ले लेना। इसकी पिक्चर ले लो, फिर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो उसकी भी पिक्चर ले लेना। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला, आप काफ़ी लेट आए हो, तो अगले सवाल से ज़रा काइंडली कंटिन्यू करना। इसकी पिक्चर ले लो, उसके बाद फिर मैं अगले सवाल पर चलता हूँ, तो अगले सवाल जो है वो साथ साथ देख लेना। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप लोगों को। चलो मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, उसकी भी पिक्चर ले लो, फिर मज़ीद स्क्रॉल डाउन करता हूँ, उसकी पिक्चर ले लो, और फिर 2 मिनट के बाद नया सवाल शुरू करता हूँ। चलो जी, ये सवाल वैसे आप लोगों को PDF फॉर्म में भी मिल जाएगा। चलो जी, ये एक सवाल हो गया हमारा। ठीक है, इस सवाल का नाम था सेहत क्लब, और ये आईकेप का ऑटम 2011 का क्वेश्चन नंबर 3 था। आईकेप का 2011 का ऑटम 2011 का क्वेश्चन नंबर 3 था। सेहत क्लब के नाम से ये सवाल था जो हमने अभी कंप्लीट करा। चलो जी, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं।